अनिल अंबानी और उनके ग्रुप पर एक बार फिर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रवर्तन निर्देशालय ने 31 अक्टूबर को आदेश जारी कर उनके स्वामित्व वाली करीब 3084 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े उस केस के तहत हुई है जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ी है। ईडी का कहना है कि दोनों कंपनियों में पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल और फंड डाइवर्जन हुआ। बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में गिने जाते हैं, वहीं अनिल अंबानी के साथ ऐसा क्या हुआ कि ना तो उनके बिजनेस में अब फायदा हो रहा है और ना ही वो अब अमीरों की किसी भी लिस्ट में, यहाँ तक कि वो जांच एजेंसियों के निशाने पर। कैसे धीरूभाई अंबानी के दो बेटे अलग अलग दिशा में निकले, लेकिन एक इतना सक्सेसफुल और दूसरे की संपत्ति जब्त की जा रही है। सब जानेंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं। पहले लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। अनिल अंबानी की कई संपत्तियां ईडी ने जब्त की हैं, जिनमें मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में स्थित अंबानी परिवार का रेजिडेंस, दिल्ली का रिलायंस सेंटर और कई बड़े शहरों की प्रॉपर्टी शामिल हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में फैली इन संपत्तियों में दफ्तर, आवासीय इमारतें और जमीन के टुकड़े शामिल हैं। ईडी की जांच के मुताबिक 2017 से 2019 के बीच येस बैंक ने आरएचएफएल में 2,965 करोड़ और आरसीएफएल में 2,045 करोड़ रुपए निवेश किए थे, लेकिन दिसंबर 2019 तक ये निवेश एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए। आरएचएफएल पर 1,353.50 करोड़ और आरसीएफएल पर 1,984 करोड़ रुपए की बकाया राशि थी। एजेंसी का कहना है कि इन कंपनियों ने फंड का डाइवर्जन किया, यानी जो पैसा उन्हें बिजनेस या कर्ज देने के लिए मिला उसे उन्होंने अपनी दूसरी कंपनियों में घुमा दिया। जांच में यह भी सामने आया कि रिलायंस निपन म्यूचुअल फंड से सीधे निवेश सेबी के नियमों के खिलाफ था, क्योंकि इससे हितों का टकराव होता। इसलिए फंड आम जनता से जुटाए गए पैसे को येस बैंक के जरिए आरएचएफएल और आरसीएफएल में भेजकर इनडायरेक्टली निवेश किए गए, यानी जनता का पैसा एक चक्कर काटकर अंबानी की कंपनियों में पहुंचाया गया। ईडी का कहना है कि फंड ट्रेल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिली हैं। कई मामलों में लोन बिना किसी ड्यू डिलीजेंस यानी उचित जांच पड़ताल के जारी हुआ। कुछ मामलों में आवेदन मिलने वाले दिन ही लोन मंजूर हो गया, तो कुछ में आवेदन आने से पहले ही पैसे रिलीज कर दिए गए। कई कर्ज लेने वाली कंपनी फर्जी या निष्क्रिय निकली, कई के पास बिजनेस ऑपरेशन ही नहीं थे। एजेंसी की जांच रिलायंस कम्युनिकेशन और उससे जुड़ी कंपनियों तक भी पहुंच गई है। यहां भी शुरुआती जांच में 13,600 करोड़ रुपए के फंड डाइवर्जन के सबूत मिले हैं। इनमें से लगभग 12,600 करोड़ रुपए जुड़ी हुई कंपनियों में और करीब 1,800 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स में लगाए गए, जिन्हें बाद में रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। ईडी का कहना है कि उनका मकसद जनता के निवेश को सुरक्षित रखना और गलत तरीके से हासिल की गई संपत्तियों को रिकवर करना है। एजेंसी आगे भी उन फंड को ट्रेस करने की प्रक्रिया जारी रखेगी जो इस मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े हैं। अनिल अंबानी के खिलाफ ये मामला उनके कारोबारी पतन की कहानी में एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, जो कभी भारत के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे और अब जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। अनिल अंबानी का पतन कैसे हुआ, ये जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। धीरूभाई अंबानी वो नाम है जिनकी कहानी हर इंसान को प्रेरित करती है जिसने कभी बड़ा सपना देखा हो। गुजरात के चोरवाड़ गांव से शुरू होकर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जहां से भारत का कारोबारी नक्शा बदल गया। धीरूभाई अंबानी ने 1958 में रिलायंस की शुरुआत की थी। छोटे से व्यापार से निकलकर उन्होंने रिलायंस को देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बना दिया। उन्होंने हर आम भारतीय को शेयर बाजार से जोड़ा ताकि कंपनी की तरक्की में जनता की भी हिस्सेदारी रहे। उनकी सोच थी कि भारत के लोग सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि उद्योग के साझेदार बने। लेकिन 6 जुलाई 2002 को जब धीरूभाई का निधन हुआ तो उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। यही वो चिंगारी थी जिससे शुरू हुआ भारत का सबसे हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद। दोनों बेटे मुकेश और अनिल शुरू में साथ साथ कंपनी चला रहे थे। मुकेश के पास तकनीकी समझ और मैनेजमेंट की पकड़ थी, जबकि अनिल का झुकाव फाइनेंस और मीडिया की तरफ था। धीरे धीरे मतभेद गहरे होने लगे। कहा जाता था कि मुकेश अपने फैसले खुद लेते थे, जबकि अनिल को लगता था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इन तकरारों की खबरें मीडिया में आने लगी और रिलायंस का पारिवारिक झगड़ा राष्ट्रीय खबर बन गया। आखिरकार 2005 में उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी ने दोनों भाइयों के बीच सुलह कराई।
समझौते के मुताबिक पेट्रोकेमिकल, ऑयल और गैस का कारोबार मुकेश अंबानी के हिस्से में आया, जबकि अनिल को टेलीकॉम, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट सेक्टर मिला। दोनों ने एक नो कम्पीट अग्रीमेंट भी साइन किया ताकि एक दूसरे के क्षेत्र में दखल न दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2010 में ये नो कम्पीट अग्रीमेंट खत्म हुआ और मुकेश ने टेलीकॉम में रिलायंस जियो के साथ धमाकेदार वापसी की। जियो की एंट्री ने पूरे सेक्टर का खेल बदल दिया और अनिल की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को भारी नुकसान हुआ। धीरूभाई अंबानी ने जो साम्राज्य बनाया था, अब वो दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थी मुकेश की रिलायंस इंडस्ट्री, जो आज भी देश की सबसे ताकतवर कंपनी है, और दूसरी तरफ अनिल का रिलायंस ग्रुप, जो धीरे धीरे कर्ज और नुकसान में डूबता चला गया। लेकिन बात अनिल अंबानी की अलग से करते हैं। 2005 की बात है, रविवार का दिन था, लेकिन फिर भी मुंबई के नवी मुंबई वाले खोपर खैरने इलाके के धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में मीडिया वालों का हुजूम लगा था। सैकड़ों पत्रकार अनिल अंबानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे। सबको पता था कि ये कोई मामूली दिन नहीं है, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले दुनिया के सबसे चर्चित कारोबारी परिवारों में से एक का बंटवारा हुआ था। उस दिन अनिल अंबानी बेहद आत्मविश्वास में दिखे। सफेद शर्ट में चमकता चेहरा, स्पॉटलाइट में आत्मविश्वास से भरी आवाज। उन्होंने कहा था कि अब इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति आएगी और वो इस क्रांति के लीडर होंगे। उस वक्त अनिल अंबानी 40 के आसपास की उम्र में थे। मैराथन दौड़ने वाले फिट और स्मार्ट बिजनेसमैन की इमेज के साथ उनके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा और परिवार। मुंबई के स्काईलाइन पर उनके ग्रुप का झंडा लहरा रहा था। उस वक्त अनिल का एडीएजी यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप भारत के सबसे तेजी से बढ़ते बिजनेस हाउस में गिना जाता था। लोग कहते थे कि अब रिलायंस का नया चेहरा अनिल होंगे। लेकिन वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। सिर्फ 14 साल बाद 2019 तक आते आते वही अनिल अंबानी बैंक के 48,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब चुके थे। उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम ने टेलीकॉम बिजनेस से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया था, जो बिजनेस 2008 में 19,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर देता था। 2018 तक वो घटकर सिर्फ 4,600 करोड़ पर आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कभी 1,65,000 करोड़ रुपए था, वो सिमट कर महज 1,687 करोड़ पर आ गया। उधर उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मार्केट कैप 2018 में 7.7 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका था। यानी जिस रिलायंस के साम्राज्य के दो वारिस थे, उसमें एक आसमान पर पहुंच गया और दूसरा कर्ज में डूब गया। 2002 में जब धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ तो उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। उनके बनाए 28,000 करोड़ रुपए के साम्राज्य का क्या होगा, ये तय नहीं था। शुरू में सबको लगा कि दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। मुकेश आरआईएल के चेयरमैन बने और अनिल मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा जब मतभेद खुलकर सामने आने लगे। 2005 में इन मतभेदों ने तकरार का रूप ले लिया। मामला मीडिया में भी छा गया। आखिरकार उनकी मां कोकिलाबेन ने बीच बचाव किया और दोनों के बीच एक बंटवारे का समझौता हुआ। उस दिन सबको लगा कि दोनों अपने रास्ते खुश हैं। अनिल के पास भविष्य का बिजनेस था, टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट और फाइनेंस। उन्होंने एडीएजी ग्रुप बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो मीडिया फ्रेंडली थे, प्रेस से लगातार जुड़ते रहे और उन्होंने वो पब्लिसिटी भी हासिल कर ली जिसकी उन्हें चाह थी। वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाते, बॉलीवुड सितारों जैसे अमिताभ बच्चन और नेताओं जैसे अमर सिंह के साथ दिखते और उनकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल के चर्चे आम थे। 2005 में उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन हाउस ड्रीमवर्क्स के साथ पार्टनरशिप की। 350 करोड़ रुपए में अदलैब्स खरीदी और देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन के मालिक बन गए। फिर एंटरटेनमेंट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर जगह उनका विस्तार हुआ। उन्होंने सस्ते पूंजी वाले समय में बड़े प्रोजेक्ट्स पर बोली लगाई। सासन, तिलैया और कृष्णापट्टम जैसे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट उनके हाथ लगे। उनके पास रेल, रोड, पावर और डिफेंस सब में हिस्सेदारी थी। लेकिन यही एक्सपेंशन उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। कर्ज लेकर बिजनेस बढ़ाने की रणनीति तब तक चलती है जब तक मुनाफा आता रहे। जैसे ही मार्केट में मंदी आई, बैंक फंडिंग पर रोक लगी और सरकार ने नीतियां सख्त की। अनिल अंबानी का बिजनेस डगमगाने लगा। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने जिस टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, सीडीएमए, वो कुछ सालों में पुरानी पड़ गई। दूसरी कंपनियों ने जीएसएम और बाद में 4G पर निवेश किया, जबकि आरकॉम पिछड़ गया। जब तक अनिल ने रुख बदलने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2016 में जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया तो भारतीय टेलीकॉम मार्केट में खेल ही बदल गया।
सस्ते डेटा, फ्री कॉल्स और हाई स्पीड नेटवर्क के सामने आरकॉम जैसी कंपनियां टिक नहीं पाईं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल को एरिक्सन को बकाया 550 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया, वरना जेल जाना पड़ेगा। ये भारत के सबसे अमीर घराने के बेटे के लिए अपमानजनक पल था। कभी मुंबई के अरबपति क्लब में जिनका नाम सबसे ऊपर था, वो अब कोर्ट में अपने वकील के जरिए कह रहे थे, मैंने कोशिश की कंपनी को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाया। 2008 के बाद का दौर अनिल के लिए तबाही लेकर आया। 2G और कोलगेट जैसे घोटाले ने इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर को ठप कर दिया। जिन प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने अरबों रुपए लगाए, वो फंस गए। बैंकों ने फंडिंग बंद कर दी, कई कंपनियां एनपीए बन गईं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को अडानी ग्रुप को 18,800 करोड़ रुपए में बेचना पड़ा ताकि कुछ कर्ज चुकाया जा सके। रिलायंस पावर के 24,000 मेगावाट प्रोजेक्ट गैस न मिलने के कारण बंद पड़े हैं। कुल मिलाकर ग्रुप का कर्ज सितंबर 2018 तक 1.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। मुकेश और अनिल के रिश्ते भी ठंडे हो चुके थे। जब अनिल ने आरकॉम को बचाने के लिए अपने टेलीकॉम एसेट्स जियो को बेचने का समझौता किया, तो सौदा इसलिए टूट गया क्योंकि मुकेश ने उनके बकाया कर्ज की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। आज उनके पास कुछ सीमित बिजनेस बचे हैं, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और कुछ एंटरप्राइज डिवीजन, लेकिन वो भी दबाव में है। बाजार में चर्चा है कि इनमें से कुछ कंपनियां भी एनसीएलटी का रास्ता पकड़ सकती हैं। उनके बेटे अनमोल और अंशुल अब बिजनेस में उतर चुके हैं, लेकिन जिन हालात में ग्रुप है, वहां से वापसी आसान नहीं होगी। कभी उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने हॉलीवुड में फिल्में बनाई, अब उन पर बैंकों के नोटिस हैं। कभी वो मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में मीटिंग करते थे, अब उनके ऑफिस और प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच कर दी। धीरूभाई अंबानी ने जो विरासत छोड़ी थी, उसे दो भाइयों ने दो दिशाओं में ले जाने की कोशिश की। एक ने उस विरासत को आसमान पर पहुंचा दिया और दूसरे ने उसे जमीन पर गिरते देखा। अनिल अंबानी की कहानी इस बात की मिसाल है कि जब बिजनेस का विस्तार नियंत्रण से बाहर हो जाए और कर्ज रणनीति बन जाए, तो सबसे बड़ा नाम भी टिक नहीं पाता। वो दिन याद रह गया जब 2005 में उन्होंने कहा था, अब भारत में नई सोच का युग शुरू होगा। वो युग सच में शुरू हुआ, लेकिन वो मुकेश अंबानी के जियो के साथ। अनिल वहीं खड़े रह गए जहां से वो चले थे, उम्मीद और हकीकत के बीच। आखिर में बात करते हैं देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रविवार को 4,400 kg वजन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को LV-M3 M5 लॉन्चर से सफलतापूर्वक स्थापित किया। ये भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ को 2025 में यूनेस्को के सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नेटवर्क में शामिल किया गया है, जिससे उसकी समृद्ध तहजीब और लखनवी खानपान को वैश्विक मान्यता मिली है। अब टुंडे कबाब, निहारी, कुलछा और अवधी व्यंजनों की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आखिर में बात शेयर मार्केट की। भारतीय रुपया डॉलर के मुताबिक 88.76 तक गिर गया, जो रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब है। डॉलर की मजबूती, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बढ़ते तेल दामों से रुपया दबाव में है। स्थिति संभालने के लिए आरबीआई ने बाजार में हस्तक्षेप किया ताकि गिरावट को रोका जा सके। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे संदीप और आप देख रहे थे आज का जस्ट।